कि आप जो है मतलब जब सियासत में आने की जब सोच रहे थे तो जो समाज सेवा करते थे वो एक तरह से ढोंग था। नहीं, देखिए जब लोगों को आप अप्रोच करते थे ये तमाम सारी चीजें, तो इस तरह के आरोप, इस तरह के सवाल जब उठते हैं तो कहीं ना कहीं क्योंकि जिसको पॉलिटिक्स में जाना होता है ना तो फिर जोड़ देते लोग कई कुछ बोलते रहेंगे। और जैसे पहले भी मैंने भगवान राम की बात कही, कैंप में आप चले जाते हैं, कई बार कईयों का तो आप ऑपरेशन तक भी करने लग पड़ते हैं कई मरतबा ना। अगर आपको उसमें ही जाना था तो फिर पॉलिटिक्स में क्यों आए, आप उसी में बने रहते। देखिए मेरे अतिरिक्त 68 विधायक 67 विधायक हिमाचल प्रदेश में और हैं, ठीक है, और सब किसी न किसी बैकग्राउंड से आए हुए हैं। निश्चित तौर पे कोई खुद को किसान कहता है, वो कद्दू वो भी ले जाते हैं कई बार। तो वो अपने काम को करें तो ठीक है, और मैं अपने काम के करूं तो उससे आपत्ति है। सिद्धांत और मेरे इस कार्यशैली से परिचित होंगे, वो जानते हैं कि मुझे उन लोगों की मदद करने में, जी, उनकी सहायता करने में बहुत अधिक आनंद प्राप्त होता है, जो व्यक्ति मुझे उसके बाद दोबारा कभी मिलने वाले नहीं होते। ऐसे केसेस को भी खुद सबसे पहले जाके देखता हूँ कौन है कि कैसे। देखिए विजेता जी, हम आप दो यहाँ बैठे हैं, जी, इस हिमाचल में 75 लाख लोग रहते हैं। बिल्कुल, हर व्यक्ति हमें शक्ल से नहीं पहचानता, निश्चित तौर पे। और हमारी जेब में हमारी क्या पहचान है, आइडेंटिटी कार्ड है। एग्जैक्टली नहीं, मैं लोगों ने कराया, आप वहां पे आए, वो वहां पर रिलीव हुए यानी कि, है ना। और वो भी देखो उनकी सत्ता में वापसी हो रही थी तो कहीं ना कहीं उनको एक बहुत बड़ा झटका आपने वहां दिया, तो वो आपके नेक काम होंगे तो वही पे हुए होंगे। तो उन सांसद को अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंचा पाए और उनकी मार्फत कुछ ऐसे प्रोजेक्ट वहां पर ला पाए जो आज दिखते हो हमें ग्राउंड पर। ऐसा हुआ कभी? सांसद जी का दौरा हमारे यहाँ पे हुआ है, और अभी समस्या एक है, क्योंकि जब आप कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंचे थे, जब इलेक्शन हो रहा था, आपको टिकट मिली थी, उस वक्त इतना क्राउड आपके पीछे, इतना मतलब जिसको कहते हैं हम लोग बिल्कुल क्रेजी थी वहां की पब्लिक, है ना। जब आप इस तरह का काम करते हैं, सड़क पर आते हैं, आरोप ये लगता है कि भैया कहीं ना कहीं 60-70 हजार की पब्लिक में चुनिंदा मुट्ठी भर लोग ही डॉक्टर साहब के साथ नजर आए वहां। नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअल में क्या है कि हमने पहले ही कहा था कि ये केवल सांकेतिक धरना है। हमने स्पष्ट जो गलतियां, मैं आपके माध्यम से केवल इतनी बात कहूंगा, जी कहिए, जो गलतियां मेरे से पूर्व के नेताओं ने की हैं, ऐसा नहीं कि जीवन में मैंने गलती नहीं की है या मैंने गलती नहीं करनी है। जी, गलतियां मुझसे भी होंगी, आज भी कर रहा हूं, आगे भी कर सकता हूं। जी, परंतु जिन गलतियों के परिणाम मैंने पूर्व के नेताओं के द्वारा की गई गलतियों के परिणाम मैंने उनको भुगतते देखा है, कम से कम। आपको क्या लगता है, क्योंकि काफी लंबा टाइम वो रहे हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए ना, कि आपको किसी बात का मलाल है कि काश इतना टाइम उनको मिला है ना, उतना टाइम आप लोगों को मिलेगा नहीं मिलेगा कोई जानता नहीं है, तो ये वाली चीजें हो चुकी होती तो थोड़ा अच्छा होता। इस बात का मलाल तो निश्चित तौर पर होना चाहिए पूरे चुनाव क्षेत्र को, मुझे अकेले को नहीं। आप विधायक है ना, तो आप बेहतर बता सकते हैं कोई ऐसी कोई बात। देखिए ना, ऐसा तो जो आप पहले कह रहे थे कि लाल पुल और सफेद पुल के बीच की जगह। आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही। मित्रों, पॉडकास्ट डार्क लाइट के पार्ट 2 में आपका फिर से हम इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम के साथ स्वागत है। और हमारे साथ इस वक्त एक बड़ी शख्सियत डॉक्टर जनक, जो कि पार्ट 1 में हमारे साथ बने हुए थे, और पार्ट 1 को जिस तरह से आपने इतना प्यार दिया, उसे इतना लाइक शेयर और उस पर आपने सुझाव दिए, इससे हम लोग बहुत गदगद हैं। इंस्पिरेशन बहुत आप लोगों से मिली है, और इसी तरह से डॉक्टर जनक के साथ फिर से सवालों और जवाबों का सिलसिला बदस्तूर जारी रखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, फिर से सवालों और जवाबों की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपके ऊपर ये भी आरोप लगते हैं कि जब हिमाचल प्रदेश के इतने बड़े आईजीएमसी जहाँ से आप पढ़कर बाहर निकले और वहाँ पे एमएस भी बने, उस वक्त भी आप जो है मतलब जब सियासत में आने की जब सोच रहे थे तो जो समाज सेवा करते थे वो एक तरह से ढोंग था। नहीं, देखिए जब लोगों को आप अप्रोच करते थे, ये तमाम सारी चीजें, इस तरह के आरोप, इस तरह के सवाल जब उठते हैं तो कहीं ना कहीं क्योंकि जिसको पॉलिटिक्स में जाना होता है ना तो फिर जोड़ देते लोग कई कुछ बोलते रहेंगे। और जैसे पहले भी मैंने भगवान राम की बात कही, तो इस समाज ने, इस दुनिया ने ईश्वरीय रूप में भगवान राम जब आए यहाँ पर मानव शरीर के रूप में, उनको आलोचना से नहीं छोड़ा। बिल्कुल। तो हम अपनी आलोचना से क्यों घबराएं? अब हम इस मार्ग पे हैं, इस मार्ग पे कुछ % लोग हमेशा हमारे आलोचक रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मैं तो ये मानता हूँ कि आलोचक और जो विरोधी होते हैं उनको मैं अपने जीवन में
शिल्पकार की तरह मानता हूँ। निश्चित तौर पर वो तो होते ही ना, निंदक निगरे राखी आंगन वो हमेशा मुझे सुधारते रहते हैं, ये हमेशा मुझे वो लाठी पकड़ के दिखते रहते हैं कि सही मार्ग पे चलो। जब भी कुछ भी गलत फलत कुछ भी होगा तो मुझे इन लोगों की लाठी पड़ने वाली है, इसलिए वो उन लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ जो मेरे आलोचक हैं, जो मेरे विरोधी हैं, कि मुझे वो सही मार्ग पे चलाए रखने के लिए मेरी मदद करते हैं। डॉक्टर साहब मुझे सच बताइए कि जब आपने इतना बड़ा पद छोड़ा था, न्यूरो सर्जन का इतना बड़ा उस पोजीशन पर आप थे, तो आपको राजनीति में, जब मैंने पहले भी पूछा है कि आपने राजनीति में इसलिए आए क्योंकि राजनीति का भी संक्रमण आपको दूर करना था, तो अभी इन 3 सालों के बीच में आपको कभी मलाल तो नहीं होता है कि यार मैं अच्छा होता कि वो श्वेत कोटी में पहन के बैठा रहता है? क्योंकि कई मरतबा आप ये भी आरोप लग जाता है विपक्ष की ओर से कि भैया जब आपको इतना शौक ही है कैंप में जाना, हेल्थ कैंप में आप चले जाते हैं, कई बार कईयों का तो आप ऑपरेशन तक भी करने लग पड़ते हैं कई मरतबा ना, अगर आपको उसमें ही जाना था तो फिर पॉलिटिक्स में क्यों आए आप, उसी में बने रहते? देखिए, मेरे अतिरिक्त 68 विधायक, 67 विधायक हिमाचल प्रदेश में और हैं, ठीक है, और सब किसी न किसी बैकग्राउंड से आए हुए हैं। हाँ निश्चित तौर पे, कोई खुद को किसान कहता है, वो कद्दू वो भी ले जाते हैं कई बार। तो वो अपने काम को करें तो ठीक है, और मैं अपने काम के करूं तो उससे आपत्ति है। भाई आपत्ति कब हो कि जब मैं लोगों को गलत गाइड कर रहा हूँ, जी जी, या उनसे पैसे ले रहा हूँ। मैं तो मुफ्त में सलाह देता हूँ, और वो भरमौर के लोगों को भी देता हूँ, शाहपुर के लोगों को भी देता हूँ, जी जी, हिमाचल के किसी भी भाग, इनफैक्ट देश के किसी भी भाग से व्यक्ति मुझे संपर्क जब करता है तो बिना सोचे मैं एक सिद्धांत पे कई बार चिंतन करता हूँ, उस पर अमल करता हूँ कि नेकी कर कुएं में डाल। और मैं स्पष्ट तौर पे कह दूं विचित्र जी, जी जी जी, मुझे जिन लोग मेरी इस बात को जो भी सुन रहे होंगे और जो सुनेंगे आगे, वो सब लोग इस जो इस मेरे इस सिद्धांत और मेरे इस कार्यशैली से परिचित होंगे, वो जानते हैं कि मुझे उन लोगों की मदद करने में, जी जी, उनकी सहायता करने में बहुत अधिक आनंद प्राप्त होता है, जो व्यक्ति मुझे उसके बाद दोबारा कभी मिलने वाले नहीं होते। कि भाई ये मुझे आज मिल रहा है, कोई नेपाली है, कोई बिहार का है, कोई टूरिस्ट है। मैं आपको अपनी कार्यशैली का एक तरीका बताऊं, जो कहते हैं कुछ लोकप्रियता के लिए ऐसा करा जाता है। जब भी मैं IGMC के अंदर मेडिकल सुपरिटेंडेंट की नौकरी पर था, जी जी, मेरे उस टेन्योर के दौरान कोई भी व्यक्ति इंजर्ड होके, घायल होके हॉस्पिटल आता था, खासकर जब वो व्यक्ति दूसरे राज्यों से होता था, पर्यटक होता था, तो उसकी सारी देखभाल मैं खुद पर्सनली वहां खड़े होके करता था। जी जी, कारण इसलिए नहीं कि मुझे कुछ मिलना है, इसलिए कि ये व्यक्ति जब यहाँ से वापस जाएगा, ठीक होके घर जाएगा, अपने राज्य में जाएगा, अपने क्षेत्र में जाएगा, तो वहां पर ये बात नहीं करेगा कि मुझे वहां जनकराज मिला था, जी जी, कि मुझे वहां ठीक नहीं हुआ या मेरे साथ ये हुआ। वहां ये बात करेगा कि यार हिमाचल में लोग ऐसे होते हैं, जी, तो मेरे राज्य का इंप्रेशन खराब ना पड़े, मेरे लोगों का इंप्रेशन, यानी कि आपकी जो सोच थी वो पहले से दूरदर्शी थी। अब ये पूरा देश मतलब वो जो मेरे साथ काम करते हैं वो लोग जानते हैं, जो मेरे साथ बचपन से पढ़े हैं वो लोग मेरे बारे में जानते हैं। अब राजनीति में नए हूँ तो इस रूप को लोग अब नया देखते तो अब नॉर्मल सा लगता है कि इनको डाइजेस्ट नहीं होता, परंतु मेरा काम करने का तरीका यही है, और जिन लोगों के साथ जीवन में इस तरह के वाक्य मेरे साथ पेश हुए वो जानते हैं। कहीं ना कहीं आप इस फलसफे पे करते हैं कि आई एम निजा चुपर व्यक्ति गणना लघु चेतसा उदार चेतनाम चुप बस उधैव कुटुंबकम। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे हिमाचल का इंप्रेशन कैसे पड़ेगा, मैं अपने जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स को भी यही सिखाता था कि यार जब ये हिमाचल से IGMC से जब अपने पंजाब जाएगा, दिल्ली जाएगा, महाराष्ट्र जाएगा, तो वहां जाके ये मुझे नहीं याद रखेगा, आपको नहीं याद रखेगा, ये बात करेगा पूरे हिमाचल प्रदेश की। मैं हिमाचल में गया था पर्यटक बन के, मेरा एक्सीडेंट हुआ, फिर मेरे साथ ऐसा हुआ। दूसरा, जब अज्ञात व्यक्ति कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई बेहोश, किसी कारणवश कोई व्यक्ति बेहोश हो गया, ठीक है, और मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट की कुर्सी पे था, हमें जब जानकारी मिलती थी कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस है, पता नहीं कौन है, जी जी, अक्सर अस्पताल में ऐसे पेशेंट को कहते हैं डेस्टिट्यूट पेशेंट, कि पता नहीं कोई भी नहीं है इसके साथ, तो मैं ऐसे केसेस को भी खुद सबसे पहले जाके देखता था, कौन है कि कैसे। देखिए विचित्र जी, हम आप दो यहाँ बैठे हैं, जी जी जी, इस हिमाचल में 75 लाख लोग रहते हैं, बिल्कुल, हर व्यक्ति हमें शक्ल से नहीं पहचानता, निश्चित तौर पे, और हमारी जेब में हमारी क्या पहचान है, आइडेंटिटी कार्ड है, एग्जैक्टली।
अगर हम यहाँ पे मरे हुए मिले हाँ बिल्कुल, तो कैसे कोई जो शक्ल से नहीं पहचानता होगा। निश्चित तौर और पर खासकर जब आपको एक्सीडेंट होता है, चोट लगती है, आपका चेहरा कट फट जाता है, आपकी कोई पहचान बचती नहीं है, जी जी, वैसी स्थिति में आपको क्या चीज पहचान करती है? आपका आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी हाँ कार्ड। निश्चित तौर बाय चांस आपके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, हाँ, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका चेहरा कट फट गया, आपको अस्पताल में लेके आ गए, यार ये अननोन पेशेंट है, तो कोई भी नहीं देख रहा, कोई भी नहीं इसके साथ है। एग्जैक्टली, तो और लोग मर जाते हैं। हाँ, ह्यूमन ग्राउंड, ऐसे ऐसे केसेस को मैं पर्सनली खुद अटेंड करता रहा हूँ, जी जी, ये सोच के क्या पता बेचारा कौन है। कभी हम भी तो सड़क पे चलते हैं, हमारे साथ भी तो ये हो सकता ऐसा है। हो सकता है, क्या तो मैं केवल जैसे पहले भी कहा कि नेकी कर कुएं में डाल, इस तरह जीवन के मेरे कुछ सिद्धांत जो मेरे बाप ने मुझे सिखाए हैं उन पर मैं चलने का प्रयास करता हूँ। कर भला हो भला, अंत भले का भला। तो डॉक्टर मैं साहब आपकी मदद करूंगा, मेरी मदद कोई आप नहीं, तो डॉक्टर साहब निश्चित तौर पर तो शायद यही वजह है ना कि आप, मैंने कहा कि आप अब सेकंड जनरेशन है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन से आपने देखी कि किस तरह से आपने अपने भतीजे ही कहेंगे वैसे तो है ना, ठाकुर सिंह भरमौरी जैसी बड़ी शख्सियत को वहां से आपने रिलीव करवाया है ना, उनको मैंने नहीं कराया, नहीं मैं लोगों ने कराया। आप वहां पे आए, वो वहां पर रिलीव हुए यानी कि है ना, और वो भी देखो उनकी सत्ता में वापसी हो रही थी, तो कहीं ना कहीं उनको एक बहुत बड़ा झटका आपने वहां दिया, तो वो आपके नेक काम होंगे तो वही पे हुए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा समाप्त पे आगे चलते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि 3 साल आपको हो गए हैं, ठीक है, मैं बात आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की कर लेता हूँ। कितना कहीं समझ पाए हैं आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, और क्या विजन लेकर आप चले थे, और आप मलाल होता है कि यार मैं जो विजन लेकर आया था वो हो नहीं पाया, टाइम बचा नहीं है, बहुत कम समय रह गया है, अब करें तो कैसे करें? देखिए, जो विजन लेके आया था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो जो योजनाएं बनानी थी, विपक्ष में होने के नाते मुझे काफी अधिक समय जी उन चीजों के क्रियान्वयन को लेकर, योजनाएं बनाने को लेकर, सारी चीजों को लेकर समझ में आ गया है। जी जी, किस किस क्षेत्र की क्या जरूरत है, किस समस्या को कैसे हैंडल करना है, पूरा रोड मैप मेरे दिमाग में इस वक्त तैयार है। और साल 1.5 साल में जब भी हिमाचल की परिस्थितियां बदलेंगी तो मुझे लगता है कि हमें काम करने में आगे बहुत आसानी होगी। डॉक्टर साहब, मैंने ऐसे लीडर भी देखे हैं जो कि विपक्षी दल में भी हूँ, यानी कि वो चाहे सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, लेकिन अगर सेंटर में उनके विपक्ष की सरकार है तो तब भी वहाँ के नेताओं से भी वो हमेशा से अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए जो है वो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट की योजनाएं लाते रहे हैं। ऐसे बहुत सारे नेता रहे हैं। आपकी तो सेंटर में गवर्नमेंट आपकी है ना, सांसद आपकी इतनी बड़ी बहुत चर्चित हस्ती हैं, अब कितनी मर्तबा उन शख्सियत को, उन सांसद को अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंचा पाए और उनकी मार्फत कुछ ऐसे प्रोजेक्ट वहां पर ला पाए जो आज दिखते हो हमें ग्राउंड पर? ऐसा हुआ है कभी? सांसद जी का दौरा हमारे वहाँ पे हुआ है और अभी समस्या एक है, क्योंकि कुछ विषय केंद्र के पक्ष में होते हैं, ठीक है, कुछ विषय स्टेट के पक्ष में। निश्चित तौर, तो जो स्टेट के हिस्से के विषय होते हैं उन विषयों को जब तक प्रदेश सरकार अनुशंसा करके केंद्र के पास नहीं भेजती है, केंद्र सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। उदाहरण के तौर पर मणिमेश यात्रा की सुविधाओं के लिए बिल्कुल हमने पहले 70 से लेकर आज दिन तक हर बार आवाज उठाई है, इसको मणिमेश यात्रा को प्रसाद योजना में सम्मिलित किया जाए। बिल्कुल। तो सरकार जो हमारे दिए गए प्रस्ताव को केंद्र के पास भेजने को ही तैयार नहीं है, कैसे काम करे? फिर NH 154A है, उसके लेकर जो भी हमने बात करी, केंद्र से बात करी, केंद्र से हमें उसके लिए रिपेयर के लिए पैसा भी आया, उसको पैसे को कैसे खर्च होना है, किसकी सुपरविजन में खर्च होना है, वो प्रदेश सरकार ने देखना है जी। प्रदेश सरकार पिछले 3 वर्षों से वहां पर एक रेगुलर एक्शन अपॉइंट नहीं कर पा रही है। अभी हमें धरना करना पड़ गया, तब जाके काम शुरू हुआ। बिल्कुल, उस धरने पे भी हम लोग आते हैं कि काम तो उसके बाद ही शुरू हो, उसके बाद तो काम ही बनता। डॉक्टर साहब, आप पिछले 3 साल से वहीं जा रहे, कॉन्स्टिट्यूएंसी पे जा रहे हैं, इससे पहले तो आपको कभी कभार ही आना जाना होता था ना वहाँ। जब आप अब रोज जाना होता है तो आपको मलाल नहीं होता कि यार ये रेड पुल और रेड ब्रिज और वो व्हाइट ब्रिज, मैं बात कर रहा हूँ वो बग्गा पुल से लेकर खड़ामुख के पुल के बीच की है ना, ऐसा वहाँ क्या है कि मतलब जब वो शुरू हो जाती है, वो वाला पैच जब शुरू हो जाता है, तो फिर तो आप यूँ समझो कि भैया ये तो आप भला चंगा आदमी भी वहाँ पे मतलब पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है। सच्ची बात कहूँ, पहले जब चलते थे तो मन में आता था कि यार नेताओं को गाली देने का मन करता है। बिल्कुल, अब खुद को गाली देने का मन करता है। जी जी, क्यों? देखिए, हमने परिस्थितियों को किस रूप में लाके खड़ा कर दिया है, और इसके लिए ठीक है, बोलने वाले तो अभी जब आप रिलीज करेंगे तो लोग बोलेंगे आपकी गलती, आप क्या कर रहे हैं, आप विधायक हैं। अब गैंती बेल चले के शुरू हो जाए काम करने वहाँ पे। कई बार तो आपको वो भी ऐसे में भी देखेंगे, यही काम करना रह गया। इसके बाद अभी
अगर मैंने पहले भी सरकार को कहा हुआ है कि अगर 15 मई तक उसको पक्की टायरिंग करना शुरू नहीं किया आप खुद तो मैं खुद वहाँ पे तंबू गाड़ के बीच में बैठूंगा। फिर लोग बोलेंगे पब्लिसिटी है। आप अब जो लोग ये बोलते सस्ती हैं कि पब्लिसिटी। आप विधायक है तो आप क्या कर रहे हैं, तो सरकार पैसा नहीं देगी, जी जी सरकार अगर अधिकारी नहीं नियुक्त करेगी तो विधायक क्या करेगा, ज्ञानती बिल चलेके बैठेगा। अब अगर यही करना रह गया तो हम ये भी करने को तैयार हैं। डॉक्टर साहब एक बात यहाँ पर आई डोंट नो कि आप उस पर कैसे एग्री होते हैं नहीं होते हैं, जब आप कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचे थे, जब इलेक्शन हो रहा था, आपको टिकट मिली थी, उस वक्त इतना क्राउड आपके पीछे, इतना मतलब जिसको कहते हैं हम लोग बिल्कुल क्रेजी थी वहाँ की पब्लिक, है ना। जब आप इस तरह का काम करते हैं, सड़क पर आते हैं, आरोप ये लगता है कि भैया कहीं ना कहीं 60-70 हज़ार की पब्लिक में चुनिंदा मुट्ठी भर लोग ही डॉक्टर साहब के साथ नजर आए वहाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअल में क्या है कि हमने पहले ही कहा था कि ये केवल सांकेतिक धरना है। हमने स्पष्ट तौर पे कहा विधायक डॉक्टर जनक, नहीं वो विषय विधायक तो चल छोड़ भी दीजिए, डॉक्टर जनक वहां पर हमने कहा था कि ये केवल सांकेतिक धरना है। हमारा मकसद रोगों को रोकना नहीं है, लोगों को असुविधा पैदा करना नहीं है। और हमने वहाँ इमरजेंसी में जो लोग जिन्होंने आग्रह किया उनको जाने भी दिया। हमारा मकसद केवल था सरकार तक अपनी बात को रजिस्टर कराने। ये इसलिए तो नहीं कह रहे हैं आप आपने ही खुद को जो है वो संतुष्टि दिलवाने के लिए, क्योंकि विपक्ष तो ये कह रहा है कि भैया लोकप्रियता विधायक ने अभी खो दी है। चलो ठीक है, वो 2027 में पता लगेगा लोकप्रियता खोई है कि बढ़ी है। वो तो चलो 2027 की ही बात कर लेते हैं लास्ट में, क्योंकि सेमीफाइनल होने जा रहा है कहीं ना कहीं सप्ताह का ना, और उसमें क्योंकि मौजूदा विधायक आप ही हैं, तो आपकी टोटल कितनी 31 पंचायतें भरमौर में? टोटल हमारी 80 पंचायतें होगी। 80 पंचायतें हो गई। पांगी और भरमौर। नहीं, पांगी का छोड़ दीजिए, अगर भरमौर की मैं बात करूं, चार पंचायतें और बढ़ी हैं। अच्छा, और हाँ ठीक है। तो उन पंचायतों में जो ये पंचायतें बढ़ी हैं, आपके कांधों पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त जो है उसमें अपने प्रधानों को जो है वो लाना है। देखिए, भले ही आप ये कहें कि भैया पार्टी चिन्ह पर कोई चुनाव नहीं होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि वही प्रधान जो होते हैं वो जो विधायक होता है या कोई भी जो आने वाला समय होता है उनके पक्ष में माहौल बनाने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। देखिए, सेमीफाइनल को कैसे मैं आपको स्पष्ट तौर पे कह दूं, जी, जैसे आपने पहले भी मुझे कहा कि आप दूसरी पीढ़ी के नेतृत्व में आए हैं और दूसरी इबारत लिखने जा रहे हैं, तो आपको ये केवल एक जगह नहीं दिखेगा, अनेकों जगह दिखेगा। आज रात तक मैं भरमौर पहुंचूंगा, तो कल सुबह या कल दिन में जी मैं इस पंचायती चुनाव पर अपनी बात बेबाकी से स्पष्ट तौर पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लाइव आकर रखूंगा। आप लोग भी देखिए। जी। और पंचायत का चुनाव जो होता है ना, स्थानीय लोगों की अपनी जरूरतों और अपनी सहूलियत के हिसाब से लोग लड़ते हैं। कहने के लिए होता है ना, अब राजनीति में आ चुके हैं। मैं बता रहा हूँ ना, छुपाने की बात नहीं है। अब कह दीजिए, खुल के कह दीजिए, आप अपने सोशल मीडिया पे कहेंगे। मैं कहूँगा, मैं आपके समक्ष ही कह रहा हूँ, 4 स्टार न्यूज़ के सामने भी आप कह सकते हैं। ऐसा है कि जो गलतियां, मैं आपके माध्यम से केवल इतनी बात कहूंगा, जी कहिए, जो गलतियां मेरे से पूर्व के नेताओं ने की हैं, ऐसा नहीं कि जीवन में मैंने गलती नहीं की है या मैंने गलती नहीं करनी है। जी गलतियां मुझसे भी होंगी, आज भी कर रहा हूँ, आगे भी कर सकता हूँ। जी परंतु जिन गलतियों के परिणाम मैंने पूर्व के नेताओं के द्वारा की गई गलतियों के परिणाम मैंने उनको भुगतते देखा है, कम से कम मैं वो गलतियां नहीं करना चाहता। यानी इतिहास से सबक लेना चाह रहे हैं? बिल्कुल, कम से कम मैं वो गलतियां नहीं करना चाहता। हमने देखा है अनेकों बार नेता जो है वो प्रधान थोप देते हैं जनता पर कि ये तुम्हारा प्रधान होगा, और जनता वहीं से नाराज हो जाती है। आप तय करेंगे हमारा प्रधान कौन है? प्रधान हम खुद तय करेंगे। तो मैं जनता के साथ हूँ। जनता जिसको चुन के भेजेगी, और वो जनता को खुद पता है कि कौन प्रधान हमारी बात को प्रमुखता से रख सकता है। एज ए प्रधान कौन हमारी बात को हमारे विधायक तक पहुंचा सकता है। मैं तो केवल इतना ही संदेश आपके माध्यम से लोगों को देना चाहूंगा, जिस भी व्यक्ति के पास आपको जाने में संकोच ना हो, झिझक ना हो, जो आपकी बात सुनता हो, और आपके प्रधान को आपके विधायक के पास आने में झिझक ना हो, संकोच ना हो, ऐसा प्रधान चुन के आप भेजिए। अच्छा, डॉक्टर जन को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किससे डर लगता है? विपक्षी पार्टी के नेताओं से डर लगता है या अपनी ही पार्टी के नेताओं से लगता है? जरा ये। मुझे डर अपने आप से लगता है। अच्छा, खुद से ही? काहे के लिए? कि मैं पथ भ्रष्ट न हो जाऊं, बाकी मुझे किसी डर नहीं लगता। क्या बात है, अब न्यूरो सर्जन ही नहीं है आप, वैसे भी समझ जाते हैं कि भैया कहाँ क्या बोलना है। नहीं
नहीं तो अच्छा, अगर आपको अपने से ही डर लगता है तो आपको इतना तो पता ही होगा ना कि जैसे आप कह रहे हैं कि नई इबारत, मैंने भी कहा है कि आप नई इबारत लिख रहे हैं, कई मरतबा ऐसा पता नहीं चलता है, आपको ऐसी गुगली फेंक जाते हैं कि दूसरा आदमी भी उसमें फंस जाता है। लेकिन वहाँ पर इतना मुट्ठी छोटी सी तो कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, भरमौर से ही सारे नेता उठते हैं, उनमें भी सामंजस्य कोऑर्डिनेशन बन नहीं पा रहा डॉक्टर साहब, ये तो आपको मानना पड़ेगा अपनी ही पार्टी के अंदर। गुट देखो गुट छोटे-छोटे गुट। देखिए ऐसा है ना, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक है। करोड़ों की संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता है। एक एक चुनाव क्षेत्र को ले लें तो 3-3, 4-4 हजार कार्यकर्ता है। भाई हर कार्यकर्ता को तो टिकट मिल नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं मिल सकता ना, लेकिन और टिकट तो एक को ही मिलना है। वो पार्टी नेतृत्व तो कई मानकों के आधार पर तय करती है। और अब पार्टी विचारधारा के भीतर, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा जी, पार्टी विचारधारा के भीतर रहते हुए, पार्टी विचारधारा को मजबूती देते हुए कोई भी मेरा कार्यकर्ता अपने लिए या अपने टिकट के लिए प्रयास कर रहा है तो मैं उसको कतई बुरा नहीं मानता। नहीं वो तो चलो करते रहे, सुनिए, लेकिन उन नए पुराने में थोड़ा सुनिए सामंजस्य तो होना वही चाहिए मैं कह रहा हूँ ना, कोई भी व्यक्ति जो पार्टी विचारधारा को मजबूती देते हुए पार्टी विचारधारा के भीतर रहकर अपने टिकट के लिए या अपने नेतृत्व में बनने के लिए जो प्रयास कर रहा है, स्वागत है। 2-3 क्या 50-100 जितने भी आते हैं सबका स्वागत करूंगा, दिल से स्वागत करूंगा। परंतु जिस दिन पार्टी विचारधारा को नुकसान पहुंचाने के प्रयास होंगे, दंडित किया जाएगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। ऐसा कोई हुआ है जिनको अभी तक तो नहीं हुआ है। जब भी कोई व्यक्ति विचारधारा को नुकसान कर पहुंचाने का प्रयास करेगा, जिस विचारधारा के साथ चलकर आज हम यहाँ पहुंचे हैं, जिस विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा को मजबूती देने के लिए हम अपने उज्जवल भविष्य को त्याग करके आए हैं, उस विचारधारा को नुकसान पहुंचाने के प्रयास होंगे तो महादेव का तांडव भी उनको झेलना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप अपने माजी के जो विधायक रहे हैं अपनी ही पार्टी के, उनसे क्या सबक लेते हैं? चाहे वो माजी मतलब पूरब में जो रहे हैं। अच्छा। हाँ, माजी में जो रहे मतलब पूरब में जो रहे हैं, उनसे क्या क्या सबक लेते हैं? यानी चाहे मैं जियालाल कपूर की बात कर लूं या फिर बाबू तुलसीराम जी की बात करूं, बहुत अपने आप में बहुत उच्च विचार। हमें उन सब लोगों से सीखा है हमने, और उनके कैसे कार्यकर्ताओं को हैंडल करना, क्या काम करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेरे से पूर्व के नेताओं ने जो गलतियां की, कम से कम मैं वो दोहराना नहीं चाहता। तो क्या कारण थे कि लोग उनसे नाराज हुए, क्या कारण थे कि लोग उनसे खुश हुए, क्या उनके अच्छे काम थे, वो मैं सबको स्टडी करता हूँ। और स्वर्गीय तुलसीराम जी तो आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु उनका आशीर्वाद, उन्होंने जो काम किए हैं, उनका आशीर्वाद आज हमारे साथ है। और हमारे पूर्व विधायक जियालाल जी हमारे बड़े भाई हैं और प्रदेश कार्य समिति में पार्टी में सदस्य हैं, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं, और हम उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। और किसी भी मंच पर आप देख लीजिएगा, हम लोग हमेशा इकट्ठे होते हैं और आगे भी इकट्ठे होंगे। तो डॉक्टर साहब जब जाते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो कभी जाकर उनसे मुलाकात भी करते हैं कि अनेकों बार मिलते हैं, अनेकों बार सलाह मशवरा होता रहता है, सलाह मशवरा भी लेते हैं। हम तो उनके पैर छूते हैं सार्वजनिक तौर पर, बड़े उम्र में, जी जी जी, पार्टी में भी सीनियर हैं, पारिवारिक रिश्ते भी हैं। हमें तो पारिवारिक रिश्तों की आपने बात करी, ठाकुर सिंह भरमौरी की कोई अच्छी बात बताइए। अच्छी बात उनकी सबसे एक जो अच्छी बात थी, अपने पूरे उनके राजनीतिक कैरियर को मैं देखता हूँ, वो अपने क्षेत्र की एक बुलंद आवाज थे। परंतु कहीं न कहीं राजनीति में मार्ग पर चलते हुए उनकी पार्टी की जो विचारधारा थी, वो विचारधारा ही परिवारवाद से ग्रसित हुई, और वो इन्फेक्शन उनको भी लग गया, और शायद उसी इन्फेक्शन की वजह से वो आज राजनीति से बाहर है। अच्छा, उन्होंने आपको क्या लगा, क्योंकि काफी लंबा टाइम वो रहे हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए ना, कि आपको किसी बात का मलाल है कि काश इतना टाइम उनको मिला है ना, उतना टाइम आप लोगों को मिलेगा नहीं मिलेगा कोई जानता नहीं है, तो ये वाली चीजें हो चुकी होती तो थोड़ा अच्छा होता। इस बात का मलाल तो निश्चित तौर पर होना चाहिए पूरे चुनाव क्षेत्र को, मुझे अकेले को नहीं। आप विधायक है ना, तो आप बेहतर बता सकते हैं कोई ऐसी कोई बात। देखिए ना, ऐसा तो जो आप पहले कह रहे थे कि लाल पुल और सफेद पुल के बीच की जगह इतने पावर प्रोजेक्ट हमारे वहां पे बने, भारत के नहीं दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर, JSW, GMR, निश्चित तौर पर ऐसी बड़े बड़े फर्में वहां पे आई, इतना पैसा वहां पे ट्राइबल सब प्लान से आया, क्या हम एक रास्ते का सुधार नहीं कर सकते थे? और आज भी हम एक रास्ते पे निर्भर हैं। हमारी शुरुआत, राजनीति की शुरुआत से एक मांग रही है,
भरमौर के लिए शेष विश्व से जोड़ने के लिए मुझे अतिरिक्त वैकल्पिक मार्ग, एक व्यवस्था चाहिए। वो चाहे होली उतराला बनाए, चाहे वो दुर्कुंड ब्रिही बनाए, चाहे जो चंबा भरमौर को जोड़ने वाला लगा उसी रास्ते पे दो पैरेलल कोई रोड बनाए, कुछ बनाए। क्योंकि एक सड़क के भरोसे हम आज जीवन नहीं काट पाते। जब भी रास्ता ब्लॉक होता है तो न्यूज आती है कि भरमौर का संपर्क शेष दुनिया से, पांगी का संपर्क शेष दुनिया से कटा, तो बहुत दुख होता है और परेशानी में मेरे लोग पड़ते हैं। तो आज भी हमारा प्रयास यही है कि कैसे ना कैसे वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाए। डॉक्टर साहब, मैं माफ़ी भी चाहूँगा अपने 4 स्टार न्यूज़ के तमाम दर्शकों से और आपसे भी चाहूँगा, इसलिए क्योंकि आपके साथ बात करने अगर करते रहें तो सवाल इतने ज़्यादा हैं, क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप बिलोंग करते हैं ना, वो एक ऐसी एकमात्र कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जो 2 विभागों में उत्तर और दक्षिण टाइप की दिशाओं में फैली हुई है और आप अपने आप में एक और अच्छे प्रोफेशन से आप बिलोंग करते हैं। तो कितने सारे सवाल होंगे जो करते रहेंगे, लेकिन स्ट्रीम बहुत लंबी हो जाएगी और दर्शक भी हमें फिर उसके बाद उसको देख नहीं पाएंगे। तो इसलिए इस वाली जो स्ट्रीम को यहीं पर विराम देते हैं और भविष्य में फिर बातचीत होगी। डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया, बहुत कीमती समय था आपका, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। डॉक्टर जनकराज, जिनके नाम के आगे पहले ही डॉक्टर लगा हो और वो भी इस हिमाचल प्रदेश के सबसे टॉप मोस्ट न्यूरो सर्जन, उसको छोड़कर जो है राजनीति में ये आए हैं, जिस तरह की बातें ये करते हैं, लगता तो ऐसे ही है कि जिस तरह की बातें करते हैं काश उसी तरह से काम ग्राउंड जीरो पर भी हो पाए, तो फिर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहां से कहां पहुंच जाए। इसलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश का एक तो आकांक्षी जिला और उसका फिर दुर्गम जनजातीय क्षेत्र भरमौर और उस भरमौर के ये विधायक, बहुत सारे सवाल हैं। मित्रों, आगे मिलेंगे। शुक्रिया।